हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? होप कि सब अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। पता ही है कि वीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपने तैयारी अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम भी इसकी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। सारे चैप्टर्स हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट रचनाएँ जो भी हैं अपनी नोट डाउन कीजिएगा रिवीजन के लिए। ऐसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है 15th, 15वां चैप्टर है ये, 15वां अध्याय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तो अच्छे से इसको देखने की ज़रूरत है। 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं उनकी हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित करती है इनकी ये। द अनटचेबल हु आर दे, ये 1948 में लिखा कि द अनटचेबल हु आर दे। अब ये सन भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। हु आर द सुधराज लिखी 1946 में। बुद्धा एंड हिज दमा लिखी 1957 में। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955 में लिखी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में लिखी। द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इन इंडिया, पीएचडी की थीसिस थी ये, 1916 में लिखी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। ये इनकी पुस्तकें और भाषण थे। मूक नायक, बहिष्कृत, भारत जनता इनकी क्या थी, पत्रिका संपादन थे। ये भी याद रखने की ज़रूरत है साथ में कि मूक नायक इनकी पत्रिका थी, बहिष्कृत इनकी पत्रिका थी, भारत इनकी पत्रिका थी और जनता इनकी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अब इसमें आपको एक एक चीज़ याद कर रखने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे सन इनके याद रखने की ज़रूरत है, कब कब इन्होंने लिखा, कौन सी रचना लिखी। ठीक है, सारी पुस्तकें थी इनकी ये। और 1900 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। अब यहाँ पे इनकी जो बहुत ही गहरी लाइन है वो हम पढ़ेंगे कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तो तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर कुछ भाई इंसानों को एक जीने की सुविधा जो है वो कुछ लोगों तक ही है। जैसे कि बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, पता ही है, आपने सबको पता है अम्बेडकर जी के बारे में कि वो दलित से आते थे और उस टाइम पे लोगों की बहुत बुरी हालत थी। कैसे उन्होंने सोचो कि उस टाइम से अपना इतना सब निकाला और कितने लोगों के ऊपर आज उपकार किया है उन्होंने। चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आता है, स्त्री वर्ग आता है। ठीक है, तो बोल रहे कि एक जीने की सुविधा है जो कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों है, और अगर है इसी को अगर सुविधा कहते हैं तो भाई इस सुविधा को जो आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना तो उचित ही है। मानव मुक्त के पुरोधा बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक है, जो बड़ौदा के जो राजा थे उनसे वो प्रोत्साहन के बाद में उच्चतर जो शिक्षा थी वो न्यूयॉर्क अमेरिका गए, फिर वहाँ से कहाँ गए, लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, ठीक है, स्त्रियों और मजदूरों को, बहुत बहुत ही पीड़ा में थे लोग, को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए बहुत ही अथक संघर्ष किया। हम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। आज हम इन्हीं की वजह से हमें इनको पूछना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। इनको मतलब एक एक महान, इनके जैसे
कभी बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है इनको अगर हम पढ़ेंगे जानेंगे, बहुत कुछ है जिन्होंने इन्होंने किया था। शायद ही आज तक किसी ने इतना बड़ा योगदान दिया होगा। ठीक है, और इस खासकर से मैं स्त्रियों को या लड़कियों को तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके लिए तो ये देवता से कम नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति, ठीक है, एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। सामाजिक समता कि भाई समाज में सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, उनको जीने दिया जाए। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको रास्ते में उनको मतलब किसी भी चीज़ में कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनका अपमान सहना पड़ता था। और हम बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सोचो कि जिनके साथ ऐसा हुआ है वो कैसे अपने आप को उभारे हैं और कैसे हम जैसे लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है इस पीड़ा से। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, ठीक है, ये बहुत गहरी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर एक वकील बनूंगा, अछूतों के लिए एक नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। तब अम्बेडकर का जवाब यह था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को क्या करूंगा, ख़त्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। उन्होंने फिर कभी नहीं देखा कि इससे मुझे कितना क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है, सामाजिक गुलामी है, और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार ही रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले उनके जो थे, उनके मेन उनके जो चिंतक थे जो कि थे वो थे कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। और आज भी अगर हम इनको पढ़ते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, लेकिन आज की युवा तो पढ़ने में लगते ही नहीं है। कहाँ आप लोग पढ़ते हो? ठीक है, जानो इनको, इनकी कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। कबीर को जान लो, कबीर भी बहुत, शायद ही कोई आज तक किसी ने इतना गहरा ज्ञान दिया होगा जितना अनपढ़ होकर भी कबीर ने दिया है। बुद्ध हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, जिनकी की मूवी निकली है तो थोड़ा बहुत लोगों ने जाना है, लेकिन नहीं तो जानने को भी नहीं मिलता था। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हो गए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। ठीक है, तो जातिवाद का उत्पीड़न था उनसे फिर उनको मतलब बहुत ठेस पहुंची और वे बुद्ध में चले गए और उनके अनुयायी बन गए। 1900 कब बने ये सत्सन आपको याद रखने की जरूरत है। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची भूमि की विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह, याद रखना है, लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद। एनिहिलेशन कास्ट उन्होंने लिखा था 1936 में और इसका जो हिंदी रूपांतर है वो किया था लल्लई सिंह ने, के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति बाती तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया था। ठीक है, और यह पढ़ा नहीं जा सका था उस टाइम पे। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। तब वो भाषण नहीं हुआ था किसी वजह से, और उसके बाद में उन्होंने एक
पुस्तिका वितरित करी सब लोगों को और ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होना चाहिए। समानता अगर हो गई, ठीक है, सबको समान जीवन जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार और बंधुता का अधिकार है, जिससे लोग, कितनी सीधी बात है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है, जिसे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। कवि कह रहे हैं कि आज के टाइम पे ऐसे अध्याय पढ़ाने की और भी मतलब इनकी इम्पोर्टेंट बढ़ गई है। और आज भी देखिए, अगर हम आज भी हमारा देश में मतलब ये जाति व्यवस्था अभी भी चल रही है, ठीक है। तो अगर नई पीढ़ी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कौन ही किसको समझ में आएगा। ज्ञान ही है जो हमें इन सब चीज़ों से निकाल सकता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो लिया गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति विभाजन का, ठीक है, उसमें था 1936 में वो लिखा गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और लल्लई सिंह ने उसका क्या किया था, हिंदी रूपांतर किया था। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्ग में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया है। कि भारत में ये जाति को ही नहीं बांटती है, इसमें ऊंच नीच की प्रथा भी पाई गई है कि एक वर्ग को दूसरे से नीचा देखा जाता है, और ये विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करें। अब ये बहुत गहरी बात है कि उनकी क्षमता हम ऐसे विकसित करें कि वो खुद उसका चुनाव कर सके कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, उतना तो होना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। अब जाति प्रथा जो बताई गई है यहाँ पे बता रहे कि इसके अकॉर्डिंग दूसरा होता है कि जो जन्म से जब वो पैदा हो गया, कि जैसे वो शूद्र में पैदा हो गया, वो मतलब उसका वो एक छाप लग गई कि तूने यही काम करना है, भाई तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, और तू शूद्र है तो तू शूद्र वाला काम ही करेगा। वैसा नहीं होना चाहिए, जबकि वैसा हो रहा था, और जो भारत में ही हो रहा था और विश्व में किसी भी देश में वैसा नहीं था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं। अब बहुत बार इसमें ये ऐसी स्थिति आती है क्योंकि भाई धंधे हैं तो कभी कभी मतलब परिवर्तन तो होने ही है, निश्चित है, कभी कभी लोग भी जाते हैं तो ऐसा होता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा जाता है। अब जिस आदमी के पास में सिर्फ एक ही काम बचा है कि भाई तू ये काम करेगा, तेरे भाई जूते सिलने का काम है तो तू यही काम करेगा, तू दूसरा काम नहीं कर सकता, तो सोचो कि कोई ऐसी कंडीशन लग जाए या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिस टाइम पे उसके पास ये काम ना बचे, तो फिर तो दूसरा उसके पास में कोई चारा ही नहीं है भूखे मरने के अलावा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई पैतृक पेशा जो होगा तो वो जो हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा थी वो उसको अनुमति नहीं दे रही थी उस टाइम पे, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है उस टाइम पे। अब सिंपल सी बात है कि जब एक आदमी को एक ही काम दिया गया है कि तू यही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है, तो बेरोजगारी तो निश्चित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वश में करते हैं। कि गरीबी इतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि ज़्यादा बड़ी बात है कि वो एक व्यवस्था में उस काम को कर रहे हैं, विवश होकर उस काम को कर रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी भी काम में, आपका मन का काम नहीं है, तो आप कैसे उस काम को रोज़ ही कर सकते हो। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जब आपके अंदर काम करने की इच्छा ही ना हो, काम करने में मन ही नहीं लगे, तो बताओ वो काम कितना दिन आप कर पाओगे। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी देश की इकोनॉमी भी तो डाउन जाएगी ना, तो वो भी तो एक है कि आर्थिक पहलू भी इसका ठीक नहीं हुआ, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कि फिर उसका कोई भी सृजन कार्य वो नहीं कर सकता है, उसकी प्रेरणा खत्म हो जाती है, आत्मशक्ति खत्म हो जाती है, तो ये इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ पे दूसरा उनका अध्याय है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब यहाँ पे अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि अब मैंने बता दिया कि भाई जाति प्रथा की ये समस्याएं हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या है भाई, आदर्श समाज है क्या फिर। तो ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता यानी कि भाईचारे पर आधारित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ही गहरी बात है। ठीक है, जो कौन सा जो आदर्श समाज होगा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनके प्रति अपना श्रद्धा और सम्मान का भाव होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एक अच्छा लोकतंत्र बना सकते हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई क्या आपत्ति हो सकती है भाई? गमनागमन की स्वाधीनता, ठीक है, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, कि अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। ठीक है, तो फिर तो मनुष्य की शक्ति के सक्षम होने की भी स्वतंत्रता वही प्रदान कर जानी चाहिए जब सारी चीज़ें दी जा रही हैं उसको। तो जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो दे देंगे, लेकिन जो अपना जो व्यवसाय है खुद चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पे किसी को नहीं है। तो ऐसा क्यों है?
तो उसका अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। दास्ता मतलब गुलामी में जकड़ कर रखना। अगर आपने ऐसा रखा है तो आपने दूसरे को किस में रख लिया? गुलामी में रख लिया, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो यहाँ पे दास्ता ये बोल रहे हैं कि भाई दास्ता उसी को नहीं कहते हैं जिसमें कानूनी पराधीनता कोई नहीं कहा जा सकता। दास्ता में ये भी है कि आपने मजबूर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को कि तू बस यही काम करेगा, और उसमें विवश होने के लिए उसको विवश कर दिया आपने उसको ये पालन करने के लिए। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करेंगे। दो चीज़ों पे बात कर ली है हमने, अब हम बात करेंगे समता पे। भ्रातृता पे बात हो गई है, स्वतंत्रता पे बात हो गई है, अब हम बात करेंगे समता पे। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। ठीक बात है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। ठीक है, भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही बातें कही गई हैं कृष्ण के द्वारा। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। ठीक है, शारीरिक वंश या परंपरा पहला, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता के कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशेषता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने जो है प्रयत्न, अपनी कोशिश। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इनका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। उन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ तीसरे प्रयासों की समानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम 2 आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम योग्यता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक है तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि जब मनुष्य के साथ क्या करें, समान व्यवहार किया जाए। और आज भी हम पे ये लागू होती है, ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे लागू हो रही थी, आज भी हम करते हैं वैसा। तो हमें वही सभी मनुष्य के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। राजनीति की यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यदि काल्पनिक जगत की वस्तु है तो फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है,
क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर हम आगे से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हमारी बच गई है वितान, ठीक है, और एक बुक और बच गई है आई थिंक, ठीक है, उसको हम करेंगे। आपको ये अध्याय कैसा लगा, समझ में आया हो तो बताइएगा। आप एक बार फिर से पढ़ना, फिर से सुनना, जितना सुनोगे जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। और अब पेपर एमसीक्यू की जगह पता ही है आप लोगों को कि बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो फिर बहुत ही गहरा नॉलेज आपको ज़रूरी है। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना गहराई से पढ़ ले भाई, है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।